क्लास 7 की आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7 में चैप्टर 3 शुरू करेंगे। चैप्टर 3 है डाटा हैंडलिंग, आंकड़ों का प्रबंधन। तो इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं, जिससे नए वीडियो अपलोड होते ही आपको उसकी जानकारी प्राप्त हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग, आंकड़ों का प्रबंधन। स्टूडेंट्स, आप डेली लाइफ में दुकान से कुछ ना कुछ सामान लेने अवश्य ही जाते रहते होंगे। मम्मी घर से भेजती होंगी आपको कि दुकान से जाकर के चीनी, दाल, चावल ये सब लेकर के आ जाएं। तो अगर आप आकर के सीधे ये बताएंगे मम्मी को कि एक चीज़ 50 की आई, 70 की आई, 90 की आई, 40 की आई, तो मम्मी कंफ्यूज हो जाएगी आपकी और समझ नहीं पाएगी कि क्या चीज़ कितने की आई है और क्या उसका रेट था। तो उसके लिए आपको मम्मी को अपनी क्लियर बताना होता है कि दाल 1 किलो लाया हूँ और इतने रुपए की है, चावल इतने किलो लाया हूँ और इतने रुपए के हैं, चीनी इतने किलो आई है और इतने रुपए की चीनी आई है। तो इससे आपकी मम्मी को बिल्कुल क्लियर स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ, ये सामान इतने रुपए का है, ये सामान इतने रुपए का है, इसका मूल्य पहले से अधिक है या इसका मूल्य पहले से कम है। इसी को हम डाटा हैंडलिंग कहते हैं। आंकड़ों को किस प्रकार से हम व्यवस्थित करके प्रस्तुत करें जिससे सामने वाला बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ जाए कि ये किस चीज़ का आंकड़ा है और किस तरीके से इसको यहाँ पर व्यवस्थित किया गया है। अब हम स्कूल में आते हैं अपने। स्कूल में आप लोग टेस्ट वगैरह अक्सर देते ही रहते हैं अपने। तो वहाँ पर टीचर्स लोग, सभी आपके जो अध्यापक लोग हैं, आपके टीचर्स हैं, वो आपको एक डाटा आपका रिजल्ट कार्ड देते हैं। तो रिजल्ट कार्ड भी अपने आप में एक डाटा शीट है। अगर हम आपको सीधे सीधे ये कह दें कि आपके 40, 30, 70, 80 और 75 इतने नंबर आए हैं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि 40 नंबर किस सब्जेक्ट में है, 30 नंबर किस में है, 80 नंबर किस में है। आप इस चीज़ को बिल्कुल भी क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम आपको लिख करके बताएं, या आपके जो रिजल्ट कार्ड है उसमें हम लिख करके देते ही हैं सभी लोग कि गणित में आपके 75 नंबर हैं, विज्ञान में आपके 80 नंबर हैं, हिंदी में आपके 70 नंबर आए हैं, अंग्रेजी में आपके 40 नंबर हैं और कला में आपके या सामाजिक विज्ञान में आपके 30 नंबर हैं। तो अब आपको पता है कि किस सब्जेक्ट में कितने नंबर हैं। लेकिन अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि सबसे ज़्यादा नंबर किस में है, तो आपको यहाँ देखना पड़ेगा एक बार को कि सबसे ज़्यादा नंबर मेरे विज्ञान में ढूंढना पड़ेगा। तो इसके लिए हम आंकड़ों को और ज़्यादा यहाँ पर व्यवस्थित करते हैं। इनको हम अरेंज करते हैं इन असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम में जिसको हम कहते हैं, और या बढ़ते हुए क्रम में। तो मान लिया अब मैं इसको बढ़ते हुए क्रम में लगाता हूँ। यहाँ सबसे पहले सबसे कम नंबर 30 हैं, फिर उससे अधिक नंबर अंग्रेजी में हैं 40, फिर उससे अधिक नंबर हिंदी में हैं 70 और उससे अधिक नंबर गणित में हैं 75 और सबसे ज़्यादा नंबर विज्ञान में हैं, कितने, 80। तो अब आप स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि मेरे सबसे ज़्यादा नंबर विज्ञान में हैं और सबसे कम नंबर मेरे सामाजिक में है। आपको अपनी कमजोरी एकदम पता चल जाएगी, देखते ही पता चल जाएगी। तो हम इसी को कहते हैं आंकड़ों का संगठन या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। तो आपके लिए तो केवल ये 5 या 6 सब्जेक्ट जो हैं उनका ही कलेक्शन करना होता है, लेकिन आपके जो टीचर्स लोग होते हैं उनको यही सारा रिकॉर्ड पूरी
क्लास के लिए और पूरे स्कूल के लिए रखना होता है, उनके लिए और ज़्यादा ये काम पहले इसको व्यवस्थित करना पड़ता है, तब जाकर के उन्हें पता चलता है कि कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है, या किसके नंबर किस सब्जेक्ट में कितने कम हैं या किस में कितने ज़्यादा है। तो यही सब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटाज, यानी कि आंकड़ों का संगठन है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं प्रतिनिधि मान की, यानी कि एवरेज। हम अक्सर पढ़ते रहते हैं एवरेज, डेली लाइफ में भी हम अक्सर कहते हैं, ये शब्द का बार बार प्रयोग करते हैं एवरेज शब्द का। तो जैसे अब अगर हम बात करें कि राहुल ने सोमवार के दिन 4 घंटे पढ़ाई की, मंगलवार के दिन 3 घंटे पढ़ाई की और बुधवार के दिन 5 घंटे पढ़ाई की, तो इसका एवरेज कितना है? तो हम अक्सर कह देते हैं कि 4 घंटे का एवरेज आ गया इसका। या हम मोटरसाइकिल चलाते हैं और उसकी बात करते हैं कि भाई इसका एवरेज कितना है, तो वहाँ एवरेज से मतलब क्या है कि प्रति किलोमीटर उस मोटरसाइकिल से कितना पेट्रोल खर्च हो जाता है। तो एक्चुअल में ऐसा नहीं होता कि हर किलोमीटर में उतना ही पेट्रोल वो खर्च कर रही है, बल्कि किसी किलोमीटर में वो डिपेंड करता है कि आप मोटरसाइकिल को किस हिसाब से चलाते हैं, कहाँ पर ब्रेक का यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पर स्पीड तेज़ कर रहे हैं, कहाँ पर किस प्रकार से आप, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर कहीं किसी समय में आपने ब्रेक का ज़्यादा यूज़ किया है तो वहाँ पर जो पेट्रोल है 1 किलोमीटर के लिए ज़्यादा लगेगा, और कहीं पर अगर आप स्मूथली गाड़ी को चलाते जा रहे हैं वहाँ पर प्रति किलोमीटर पेट्रोल जो है कम लगेगा। लेकिन उन दोनों को मिला करके आपने 4 किलोमीटर में 4 लीटर पेट्रोल में कितना दूर चले गए, तो वहाँ से हम एवरेज निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं एवरेज। तो एवरेज से मतलब होता है कि एवरेज का मतलब यानी कि औसत एक ऐसी संख्या जो ऑब्जर्वेशंस या आंकड़ों के जो समूह है, उनका जो ग्रुप है, उनके जो सेंट्रल टेंडेंसी है, केंद्रीय प्रवृत्ति, उसको निरूपित करती है। क्योंकि जो हमारा औसत है या जो एवरेज है, सबसे ज़्यादा या सबसे कम के बीच में जो भी कुछ होता है उसको वो डिनोट करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि औसत या जो एवरेज है आंकड़ों के समूह की केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक है। इसको हम अपनी जो है गणित की भाषा में अगर बात करें तो अंकगणितीय माध्य या समांतर माध्य भी इसको हम कह सकते हैं। तो अब अंकगणितीय माध्य, समांतर माध्य, जिसको हम जिसको हम एवरेज कह रहे हैं यहाँ पर, वो होता क्या है, उसको निकालते कैसे हैं? इसको हम माध्य भी कह देते हैं, समांतर माध्य, माध्य, अंकगणितीय माध्य, एवरेज, अर्थमेटिक मीन, ये सभी एक ही जो केंद्रीय सेंट्रल टेंडेंसी है, सेंट्रल वैल्यू है, उसी के लिए जो है ये सब उसी के नाम हैं। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि किसी बैट्समैन ने जो है अपनी 8 पारियों में, 8 पारियां अलग अलग हम ले लेते हैं उसकी, किसी पारी में उसने 40 रन बनाए, किसी में 10 रन बना करके आउट हो जाता है, किसी पारी में वो 15 ही रन बना पाता है, और किसी पारी में उसने जो है 75 रन बनाए, एक पारी में उसने 100 रन बना दिए, और एक पारी में फिर वो 50 रन बना करके आउट हो जाता है। फिर एक पारी में 0 रन ही बना पाया, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, और किसी पारी में उसने 25 रन बनाए। तो कुल मिलाकर के 8 पारियों में उसने इतने रन यहाँ पर बनाता है। तो उसका एवरेज क्या है, मतलब प्रति पारी उसने कितने रन बनाए एवरेज रूप से। हालांकि हम ये नहीं कह सकते वो बिल्कुल सही चीज़ नहीं होती, क्योंकि एवरेज रूप से एक अलग फिगर हमारे पास आएगी, जबकि प्रति पारी किसी में 40 है, किसी में 10 है। तो यहाँ एवरेज की बात है इसलिए। तो उसने कुल कितने रन बना दिए 8 पारियों में, वो हम यहाँ पर देखते हैं। उसके कुल रन कितने हैं, इन सबको हम जोड़ देंगे। 40 + 10 + 15 + 75
प्लस 100 प्लस 50 प्लस 0 और प्लस 25। कितना आ गया इनका सम? 5 और 5 10 और 5 15, हासिल 1 हो जाते हैं। या चलिए यहाँ पर हम इसको 20 ले लेते हैं, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। 5 और 5 10, हासिल हो जाता है 1, 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 और 7 15, 16 17 और 4 21 का 1, हासिल हो जाते हैं 2 और 1 3। तो यानी कि उसने टोटल 310 रन बनाए। तो उसका जो माध्य है या जो उसका एवरेज है, अर्थमेटिक मीन उसका कितना हो जाएगा? जितने उसने कुल रन बनाए हैं, कितनी पारियों में बनाए हैं? कुल पारियों की संख्या। तो 310 रन बनाए उसने 8 पारियों में। तो अब इसको हम भाग दे देंगे, 8 तिया 24, 7 बच जाते हैं, 0 70 हो जाएंगे, 8 8 64, 6 बचेंगे, फिर 0 लगा दशमलव लगा करके 0 बढ़ाएंगे, 8 7 56, 4 बचते हैं, 0 8 5 40। तो 38.75 का उसका जो है मीन आ गया, माध्य आ गया, या इसको हम कह दें एवरेज आ गया कि प्रति पारी उसने इतने रन बनाए। देखो फ़र्क है, किसी पारी में उसने 100 भी बनाए, किसी में 75 बनाए, किसी में 0 बनाए, लेकिन एवरेज रूप से बात करें तो 38.75 का उसका एवरेज आया। फिर इसके बाद में बात आ जाती है कि प्रसार या परिसर क्या है। जो हमारे पास डाटा है उसमें सबसे बड़ा क्या है और सबसे छोटा डाटा क्या है। जैसे हम इसी में बात करें तो इसका जो परिसर है, सबसे ज़्यादा रन कितने हैं? 100, और सबसे कम कितने हैं? 0 हैं। तो इसका परिसर 100 में से 0 घटा करके हमें मिलेगा 100, इसका परिसर आ जाएगा। इस प्रकार से हम परिसर इसको बोलते हैं, या प्रसार भी इसको हम बोल सकते हैं। सबसे बड़ा जो डाटा है वो माइनस सबसे छोटा डाटा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रसार हो जाएगा। अब हम प्रश्नावली करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई का परिसर ज्ञात कीजिए। फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि जो हमारे क्लास में 10 स्टूडेंट्स की हाइट क्या क्या है, 10 छात्रों की ऊंचाई हम नाप करके यहाँ पर लिखते हैं। तो मान लिया सेंटीमीटर्स में हम यहाँ पर लिखेंगे। मान लिया उनकी ऊंचाई आ जाती है, किसी की आई 101 सेंटीमीटर, किसी की 100 सेंटीमीटर आई, किसी की 107 सेंटीमीटर हमें मिलती है, और एक छात्र की जो हाइट है वो है 115 सेंटीमीटर, एक है 120 सेंटीमीटर, 106 सेंटीमीटर, 108 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 6 7, 111 सेंटीमीटर, 119 सेंटीमीटर और 116 सेंटीमीटर। ये कोई 10 छात्र हैं जिनकी हाइट हमने यहाँ पर लिखी है। तो हमें इनका परिसर बताना है कि इनकी ऊंचाई का परिसर क्या है। तो सबसे पहले हमें इसमें देखना होगा कि सबसे ज़्यादा हाइट कितनी है और सबसे कम हाइट कितनी है। तो सबसे ज़्यादा हाइट यहाँ पर हम देखते हैं 120 है, और सबसे कम हाइट यहाँ पर 100 है। तो सबसे ज़्यादा ऊंचाई 120 सेंटीमीटर, सबसे कम ऊंचाई 100 सेंटीमीटर। तो इनका जो परिसर है, यानी कि जो इनका रेंज है, परिसर को हम रेंज बोलते हैं। तो परिसर क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा हाइट कितनी है? 120,
माइनस सबसे कम हाइट कितनी है 100, तो 20 सेंटीमीटर इनकी रेंज हमें मिल जाती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा। क्वेश्चन नंबर 2, कक्षा के मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। यहाँ पर हमें कुछ मार्क्स दिए हुए हैं जो कि स्टूडेंट ने टेस्ट में यहाँ पर हमें मिले थे, उनको हमें आंसर देने हैं उनके बेस पर कि सबसे बड़ा को अंक कौन सा है, विच इज़ द नंबर हाईएस्ट, सेकेंड विच नंबर इज़ द लोएस्ट, सबसे छोटा अंक कौन सा है, रेंज व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डाटा, इन आंकड़ों का परिसर क्या है, और इनका अंक गणितीय माध्य यानी कि इनकी अर्थमेटिक मीन फाइंड कीजिए। तो जो मार्क्स हैं वो मैं लिखता हूँ यहाँ पर पहले 4, 6, 7, 5, 3, 5, 4, 5, 2, 6, 2, 5, 1, 9, 6, 5, 8, 4, 6, 7। तो ये जो है मार्क्स हैं, इनको सबसे पहले हमें इनकी टेबल बनानी है। तो टेबल बनाएंगे। यहाँ हम देख लेते हैं सबसे कम, ये सारे मार्क्स जो हैं हमारे 1 से लेकर के और 10 तक के बीच में है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं मार्क्स, यहाँ हम लिखेंगे टेलीमार्क, और फिर यहाँ पर आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब देखते हैं एक कितनी बार है इसमें। एक केवल यहाँ एक बार आया है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हो जाती है। 2 कितनी बार आया वो चेक करते हैं। 1, 2 बार यहाँ 2 आया है तो 2 टेली मार्क लगाएंगे और फ्रीक्वेंसी हो गई 2। 3 कितनी बार आया है वो देखते हैं। देखो 1 बार, फिर बस एक ही बार 3 आया है तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 1। फिर 4 देखते हैं कितनी बार आया है। 1, 2, 3 बार 4 आया है तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 3। फिर 5 इसमें देखते हैं कितनी बार आया है। तो 5, 1, 2, 3, 4 बार इसमें 5 हमें मिला है। 4 बार है क्या? 1 बार ये है, 2, 3, 4, 5 बार आया है तो 5वीं बार में हम इसको काट देते हैं तो ये हो गया 5 बार। अब 6 की फ्रीक्वेंसी देखते हैं। 1, 2, 3 और 4 बार इसमें 6 आया है तो 6 की फ्रीक्वेंसी हो गई 4। फिर 7 की फ्रीक्वेंसी देखते हैं। 7 1 बार, 1 निशान लगा दिया, फिर सीधा लास्ट में 2 बार, तो 2 बार इसमें 7 आया है। फिर 8 कितनी बार आया है वो देखते हैं। 8 केवल 1 बार है। और 9 कितनी बार आए हैं? 9 भी 1 ही बार आए हैं। तो ये टोटल हो गए हमारे यहाँ पर
ये हमने बना दी इनकी टेबल। अब इसमें हमें बताना है कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है। आंसर नंबर 1, सबसे बड़ा अंक। तो सबसे बड़ा अंक है 9। फिर क्वेश्चन नंबर 2, सबसे छोटा अंक। तो सबसे छोटा अंक इसमें 1 है, जो 1 बार आया है, तो ये इसका आंसर हो जाता है। फिर तीसरा है इसमें आंसर नंबर 3, रेंज। इन आंकड़ों का परिसर क्या है। तो सबसे बड़ा 9 माइनस सबसे छोटा 1, 8 इसकी रेंज आ जाती है। फिर इसके बाद में इनका अंकगणितीय माध्य, अर्थमेटिक मीन। अंकों का योग डिवाइडेड बाई अंकों की संख्या। तो इन सबको जोड़ देंगे, जो अंक हैं हमारे, तो इन सबको जोड़ने पर हमें क्या मिलता है, 4 + 6 + 7 + 5 + 3 + 5 4 5 2 6 2 5 1 9 6 5 8 4 6 और 7। और कितने हैं टोटल। तो टोटल के लिए हम पूरी फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे। 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 3 7, 7 और 5 12, 12 और 4 16, 16 और 2 18, 19 और 20। इन सब का जोड़ हमने यहाँ पर लिख दिया, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो अब इन सबको जोड़ते हैं, कितना है, 4 और 6 10, 10 और 7 17, 17 और 5 22, 22 और 3 25, 25 और 5 30, 30 और 4 34, 34 और 5 39, 39 और 2 41, 41 + 6 47, 47 + 2 49, 49 और +5 54 और 1 55, 55 और 9 64, 64 और 6 70, 70 और 5 75, 75 और 8 83, 83 और 4 87, 87 और 6 93, 93 और 7 100। तो इन सब का सम 100 आया, और ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मीन्स टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ये 20। तो 20 पंजे 100, यानी कि इन ये जो मार्क्स हैं इनका एवरेज या यूँ कह लें मीन इनका 5 आया है। ये इसका आंसर हो जाता है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं। तो पहली 5 पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी हैं, 0 + 1 + 2 + 3 + 4। ये है हमारी पहली 5 होल नंबर्स। तो इनका सम कितना है, 4 3 7, 7 2 9, 9 और 1 10। अब हमें इनका अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो सम ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ जो होल नंबर हमने लिए हैं उनका, टोटल नंबर ऑफ होल नंबर्स। तो सम हमने निकाला है 10 और टोटल नंबर कितने हैं 5। तो 5 2 10, तो 2 इसका हमें आंसर मिल जाता है। पहली 5 पूर्ण संख्याओं का औसत 2 हमें यहाँ मिलता है। तो स्टूडेंट्स आज हमने इसमें
3 क्वेश्चन किए हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो आज के लिए हम इसमें इतना ही करेंगे। आपका बहुत धन्यवाद।